नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जारब विथ ऋषिता पर। आज से हम आप लोगों के लिए शुक्ल सीरीज लेके आ रहे हैं। आज हमारा शुक्ल सीरीज का भाग 1 है, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रथम संस्करण का वक्तव्य। आइए देखते हैं। हिंदी के कवियों का एक वृत्त ग्रह ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने सन 1833 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। उसके पीछे सन 1889 में डॉक्टर अफसर ग्रियर्सन ने मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान के नाम से एक वैसा ही बड़ा कवि वृत्त संग्रह निकाला। हिंदी के कवियों एक वृत्त संग्रह किसका है? ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने। किस सन में निकाला? 1833 में। और लिटरेचर मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान किसका है? ग्रियर्सन ने। इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1889 में। बड़ा कवि वृत्त संग्रह निकाला इन्होंने। काशी की नागरिक प्रचारणी सभा का ध्यान आरंभ ही में इस बात की ओर गया कि सहस्त्रों हस्तलिखित हिंदी पुस्तकें देश के अनेक भागों में राज्य पुस्तकालयों तथा लोगों के घरों में अज्ञात पड़ी है। अतः सरकार की आर्थिक सहायता से उसने सन 1900 से पुस्तकों की खोज का काम हाथ में लिया और सन 1911 तक की खोज की तथा अपनी 8 रिपोर्टों में, कितनी रिपोर्टों में? 8 रिपोर्टों में सैकड़ों अज्ञात कवियों तथा ज्ञात कवियों के अज्ञात ग्रंथों का पता लगाया। किस ग्रंथों का? अज्ञात ग्रंथों का पता लगाया। सन 1913 ईस्वी में मोस्ट इम्पोर्टेंट, सन 1913 ईस्वी में इस सारी सामग्री का उपयोग करके मिश्र बंधुओं श्रीयुत पंडित श्याम बिहारी मिश्र आदि ने अपना बड़ा भारी कवि वृत्त संग्रह मिश्र बंधु विनोद, बड़ा भारी वृत्त संग्रह किस नाम से निकला? मिश्र बंधु विनोद नाम से। और किसने निकाला? श्याम बिहारी मिश्र ने, जिसमें वर्तमान काल के कवियों और लेखकों का भी समावेश किया गया। 3 भागों में प्रकाशित किया गया। मिश्र बंधु विनोद बड़ा भारी कवि वृत्त संग्रह को कितने भागों में प्रकाशित किया गया? 3 भागों में प्रकाशित किया गया। इधर जब से विश्वविद्यालयों में हिंदी की उच्च शिक्षा का विधान हुआ, तब से उसके साहित्य के विचार श्रृंखला बद्ध इतिहास की आवश्यकता का अनुभव छात्र और अध्यापक दोनों कर रहे थे। शिक्षित जनता की जिन जिन प्रवृत्तियों के अनुसार हमारे साहित्य स्वरूप में जो परिवर्तन आए हैं, जिन जिन प्रभावों की प्रेरणा से काव्य धारा की भिन्न भिन्न शाखाएं फूटती रही हैं, उन सब के सम्यक निरूपण तथा उनकी दृष्टि से किए गए सुसंगत काल विभाग के बिना साहित्य के इतिहास का सच्चा अध्ययन कठिन दिखाई पड़ता है। 700-800 वर्षों की संचित ग्रंथ राशि सामने लगी हुई थी, पर ऐसे निर्दिष्ट सारणियों की उद्भावना नहीं हुई थी। कितने वर्षों पहले? 7-8 वर्षों पहले, जिसके अनुसार सुगमता से इस प्रभूत सामग्री का वर्गीकरण होता। भिन्न भिन्न शाखाओं के हजारों कवियों की केवल कालक्रम से गुथी उपर्युक्त वृत्तमालाएं साहित्य के इतिहास के अध्ययन में कहाँ तक सहायता पहुंचा सकती थी? सारे रचनाकाल को केवल आदि मध्य पूर्व, किसमें? आदि मध्य पूर्व उत्तर इत्यादि खंडों में आंख मूंद कर बांट देना, यह भी न देखना कि खंड के भीतर क्या आता है, क्या नहीं। किसी वृत्त संग्रह को इतिहास नहीं बना सकता। मतलब शुक्ल जी कहते हैं कि जब तक हम आदि मध्य पूर्व को उसको खंडों में विभाजित नहीं करते हैं, तब तक आंख मूंद कर यह नहीं कह सकते कि हाँ, इसे किस वृत्त संग्रह, मतलब किसी एक वृत्त संग्रह को इतिहास हम नहीं बना सकते। 5 या 6 वर्ष हुए छात्रों के उपयोग के लिए मैंने कुछ संक्षिप्त नोट तैयार किए। ये शुक्ल जी का कथन है, जिनमें परिस्थिति के अनुसार शिक्षित जन समूह की बदलती हुई प्रवृत्तियों को लक्ष्य करके हिंदी साहित्य के काल विभाग और रचना की भिन्न भिन्न शाखाओं के निरूपण का एक कच्चा ढांचा खड़ा किया गया था।
हिंदी शब्द सागर समाप्त हो जाने पर उसकी भूमिका के रूप में भाषा और साहित्य का विकास देना भी स्थिर किया गया। अतः एक नियत समय के भीतर ही यह इतिहास लिखकर पूरा करना पड़ा। मतलब एक नियत समय के अंदर यह इतिहास को लिखकर पूरा करना पड़ा। साहित्य के इतिहास लिखने के लिए जितनी अधिक सामग्री मैं जरूरी समझता था, उतनी तो उस अवधि के भीतर इकट्ठी ना हो सकी, पर जहां तक हो सका आवश्यक उपादान रखकर कार्य पूरा किया। इस पुस्तक में जिस पद्धति का अनुसरण किया गया है उसका थोड़े में उल्लेख कर देना आवश्यक जान पड़ता है। पहले काल विभाग को लीजिए। जिस काल विभाग के भीतर किसी विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता दिखाई पड़ी है, वह एक अलग काल माना गया है और उसका नामकरण इन्हीं रचनाओं के स्वरूप के अनुसार किया गया। इसी काल का एक निर्दिष्ट सामान्य लक्षण बनाया जा सकता है। किसी एक ढंग की रचना की प्रचुरता से अभिप्राय यह है कि दूसरे ढंग की रचनाओं में से चाहे किसी एक ढंग की रचना को लें, वह परिमाणों में प्रथम के बराबर न होगी। यह नहीं कि और सब ढंगों की रचनाएं मिलकर भी उसके बराबर न होंगी। यदि किसी काल में 5 ढंग की रचनाएं 10, 5, 6, 7 और 2 के क्रम में मिलती है, तो जिस ढंग की रचना की 10 पुस्तकें हैं उसकी प्रचुरता कहीं जाएगी। यदि शेष और ढंग की सब पुस्तकें मिलकर 20 हैं, यह तो हुई पहली बात। दूसरी बात है ग्रंथों की प्रसिद्धि। मतलब शुक्ल जी कहते हैं कि जिस ग्रंथ की रचना की पुस्तकें 10, 5, 6, 7 और 2 के क्रम में मिलती हैं, मिला के पूरा 10 पुस्तकें होती हैं, उसकी प्रचुरता अधिक होगी। पहली बात यह है। और दूसरी बात है ग्रंथों की प्रसिद्धि। मतलब जिस ग्रंथ को जिस हिसाब से प्रसिद्धि मिली रहेगी, जिस हिसाब से उसका वर्णन किया गया रहेगा। किसी काल के भीतर जिस एक ढंग के बहुत अधिक ग्रंथ प्रसिद्ध चले आते हैं, उस ढंग की रचना उस काल के लक्षण के अंतर्गत मानी जाएगी, चाहे और दूसरे की ढंग के अप्रसिद्धि और साधारण कोटि की बहुत सी पुस्तकें भी इधर उधर दोनों में पड़ी मिल जाया करें। आगे देखते हैं। प्रसिद्धि भी किसी काल की लोक प्रवृत्ति की प्रतिध्वनि है। सारांश यह है कि इन दोनों बातों की ओर ध्यान रखकर काल विभागों का नामकरण किया गया। मतलब शुक्ल जी कहते हैं किसका, एक पुस्तकों की संख्या और दूसरा पुस्तकों की प्रसिद्धि से क्या किया गया है, नामकरण किया गया है। आदिकाल का नाम मैंने वीर गाथा काल रखा। मतलब शुक्ल जी के अनुसार आदिकाल का नाम क्या है, वीर गाथा काल है। आदिकाल का नाम मैंने क्या रखा, वीर गाथा काल। उक्त काल के भीतर 2 प्रकार की रचनाएं मिलती हैं, अपभ्रंश की और देश भाषा की। देश भाषा मतलब बोलचाल की भाषा। अपभ्रंश की पुस्तकों में कई तो जनों के धर्म तत्व निरूपण संबंधी जो साहित्य की कोटि में नहीं आती और जिनका उल्लेख केवल यह दिखाने के लिए किया गया है कि अपभ्रंश भाषा का व्यवहार कब से हो रहा था। साहित्य की कोटि में आने वाली रचनाओं में कुछ तो भिन्न भिन्न विषयों में पर फुटकल दोहे हैं, जिनके अनुसार उस काल की कोई विशेष प्रवृत्ति निर्धारित नहीं की जा सकती। साहित्यिक पुस्तकें केवल 4 हैं। पहला है विजयपाल रासो, हम्मीर रासो, कीर्तिलता, कीर्ति पताका। पहला विजयपाल रासो, हम्मीर रासो, कीर्तिलता, कीर्ति पताका। ये क्या है, एक साहित्यिक पुस्तकें हैं। आगे देखते हैं। देश काव्य की 8 पुस्तकें, देशकाल काव्य की 8 पुस्तकें प्रसिद्ध हैं। खुमान रासो, बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद्र प्रकाश, जयमंगज चंद्रिका, परमाल रासो, खुसरो की पहेलियां, विद्यापति पदावली। मतलब कि देशकाल काव्य की 8 पुस्तकें प्रसिद्ध है और अपभ्रंश की 4 पुस्तकें प्रसिद्ध है, जिसमें से टोटल मिला के हुआ 12 पुस्तकें। आगे देखते हैं। इन 12 पुस्तकों की दृष्टि से आदिकाल का लक्षण निरूपण और नामकरण हो सकता है। इनमें से अंतिम 2 तथा बीसल देव रासो को छोड़कर शेष सब ग्रंथ वीर गाथात्मक ही हैं। मतलब अंतिम 2 मतलब खुसरो की पहेलियां, विद्यापति पदावली और बीसल देव को छोड़कर क्या है, सब वीर गाथात्मक ही हैं। अतः आदिकाल का नाम वीर गाथा काल ही रखा जा सकता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट
जिस सामाजिक या राजनैतिक परिस्थिति की प्रेरणा से वीर गाथाओं की प्रवृत्ति रही है उसका सम्यक निरूपण पुस्तक में कर दिया गया है। मित्र बंधुओं में इस आदिकाल के भीतर इतनी पुस्तकों की और नामावली दी है। भगवत गीता, वृद्ध नवकार, वर्तमाल, समंत सार, पत्तली, अनन्य योग, जम्बू स्वामी रामा, रैवत गिरिरासो, नेमिनाथ चौपाई, उवैस माला मतलब उपदेश माला। इनमें से नंबर 1 तो पीछे की रचना है, जैसा कि उसकी इस भाषा से स्पष्ट है। आगे देखते हैं कौन सी भाषा से स्पष्ट है। ते ही दिन कथा कीन मन लाई, हरि के नाम गीत चित आई, सुमिरो गुरु गोविंद के पाऊं, अगम अपार है जाकर नाऊं। आगे देखते हैं जो वीर रस की पुरानी परिपाटी के अनुसार कहीं वर्णों का द्वित्व देखकर ही प्राकृत भाषा और कहीं चौपाई देखकर ही अवधी या बैसवाड़ी समझते हैं। क्या देखकर? प्राकृत भाषा और कहीं चौपाई देखकर अवधी या बैसवाड़ी समझते हैं। जो भाव को थॉट और विचार को फीलिंग कहते हैं। वे यदि उद्धृत पदों को संवत 1000 के क्या संवत 500 के भी बताएं तो क्या आश्चर्य की बात नहीं। पुस्तक की संवत सूचक पंक्ति का यह गड़बड़ पाठ ही सावधान करने के लिए काफी है। सहस्त्र सो संपूर्ण जाना। क्या? सहस्त्र सो संपूर्ण जाना। अब रही शेष 9 पुस्तकें जिनमें आगे देखते हैं। अब रही शेष पुस्तकें 9 पुस्तकें जिसमें से 2, 7, 9, 10 जैन धर्म के तत्व निरूपण पर है और इस साहित्य कोटि में नहीं आ सकती। नंबर 6 योग की पुस्तक है। नंबर 3 और नंबर 4 केवल नोटिस मात्र है, विषयों का कुछ भी विवरण नहीं है। इस प्रकार केवल 2 साहित्यिक पुस्तकें बची जो वर्णनात्मक डिस्क्रिप्टिव हैं। एक में नंद के जीवनार का वर्णन है और दूसरे में गुजरात के रैक्त पर्वत का। मतलब क्या कहते हैं शुक्ल जी? इस प्रकार केवल 2 ही साहित्यिक पुस्तकें बची और सब वीरगाथात्मक पुस्तकें हैं, जिसमें वर्णनात्मक एक में नंद के जीवनार का वर्णन है, दूसरे में गुजरात के रैक्त पर्वत का। अतः इन पुस्तकों की नामावली से मेरे निश्चय में किसी प्रकार का अंतर नहीं पड़ सकता। यदि ये भिन्न भिन्न प्रकार की 9 पुस्तकें साहित्यिक भी होती तो भी मेरे नामकरण में कोई बाधा नहीं डाल सकती थी। मतलब शुक्ल जी कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, शुक्ल जी कहते हैं कि अगर ये पुस्तकें 9 पुस्तकें साहित्यिक भी होती, मतलब जो साहित्यिक नहीं है साहित्यिक भी होती, तो भी मेरे नामकरण में कोई भी बाधा न डाल सकती थी, क्योंकि मैंने 9 प्रसिद्ध वीरगाथात्मक पुस्तकों का उल्लेख किया है। कितनी वीरगाथात्मक पुस्तकों का? 9, जिसमें से 12 वीरगाथात्मक पुस्तकें थी, जिसमें से 3 आगे विद्यापति पदावली, खुसरो की पहेलियां और विसल देवरासो। 3 क्या हुआ? श्रृंगारिक थी और बाकी सब वीरगाथात्मक पुस्तकें का वर्णन शुक्ल जी ने यहाँ किया है। आगे देखते हैं। एक ही काल और एक ही कोटि की रचना के भीतर जहां भिन्न भिन्न प्रकार की परंपराएं चली हुई पाई गई हैं, वहां अलग अलग शाखाएं करके सामग्री का विभाग किया गया है। जैसे भक्ति काल के भीतर पहले तो काव्य धाराएं, निर्गुण और सगुण धारा निर्दिष्ट की गई हैं। फिर प्रत्येक धारा की 2-2 शाखाएं, क्या इम्पोर्टेंट है, क्या कितनी काव्य धाराएं? 2 काव्य धारा, निर्गुण धारा, सगुण धारा निर्दिष्ट की गई हैं। फिर प्रत्येक धारा की 2-2 शाखाएं स्पष्ट रूप से लक्षित हुई हैं। निर्गुण धारा की ज्ञानाश्रय शाखा और प्रेम मार्गी, निर्गुण धारा की ज्ञानाश्रय शाखा और प्रेम मार्गी सूफी शाखा, तथा सगुण धारा की राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। इन्होंने भक्ति काल को क्या नाम बताया है? पहले 2 काव्य धाराएं हैं, पहला निर्गुण है, दूसरा सगुण है। पहला निर्गुण है, दूसरा सगुण है और दोनों की 2-2 शाखाएं हैं। निर्गुण धारा की पहली शाखा है ज्ञानाश्रय शाखा, प्रेम मार्गी सूफी शाखा, तथा सगुण धारा की राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। इन धाराओं और शाखाओं की प्रतिष्ठा यूं ही मनमाने ढंग पर नहीं की गई है। उनकी एक दूसरे से अलग करने वाली विशेषताएं अच्छी तरह दिखाई भी गई हैं और देखते ही ध्यान में आ भी जाएंगी। आगे देखते हैं। रीति
काल के भीतर रीतिबद्ध रचना की जो परंपरा चली है, पहले शुक्ल ने आदिकाल का वर्णन किया, उसके बाद भक्ति काल का वर्णन किया, अब रीतिकाल पे आते हैं। रीतिकाल के भीतर रीतिबद्ध रचना की जो परंपरा चली है उसका उपभोग करने का कोई संगत आधार मुझे नहीं मिला। रचना के स्वरूप आदि में कोई स्पष्ट भेद निरूपित किए बिना विभाग कैसे किया जा सकता है? विभाग कैसे किया जा सकता है? किसी काल विस्तार को लेकर यूं ही पूर्व और उत्तर नाम देकर दो हिस्से कर डालना ऐतिहासिक विभाग नहीं कहला सकता। जब तक पूर्व और उत्तर के अलग अलग लक्षण न बताए जाएंगे तब तक इस प्रकार के विभाग का कोई अर्थ नहीं है। इसी प्रकार थोड़े थोड़े अंतर पर होने वाले कुछ प्रसिद्ध कवियों के नाम पर अनेक काल बांध चलने के पहले यह दिखाना आवश्यक है कि प्रत्येक काल प्रवर्तक कवि का यह प्रभाव उसके काल में होने वाले सब कवियों में सामान्य रूप से पाया जाता है। विभाग का कोई पुष्ट आधार नहीं होना चाहिए। विभाग का क्या है? एक पुष्ट आधार नहीं होना चाहिए। रीतिबद्ध ग्रंथों की बहुत गहरी छानबीन और सूक्ष्म पर्यालोचना करने पर आगे चलकर शायद विभाग का कोई आधार मिल जाए, पर अभी तक मुझे नहीं मिला है। मतलब शुक्ल जी कहते हैं कि विभाग का कोई पुष्ट आधार नहीं होना चाहिए। इसकी गहरी छानबीन करने के बाद भी हमें मतलब विभाग का कोई आधार अभी तक मुझे नहीं मिला है। आगे देखते हैं। रीतिकाल के संबंध में दो बातें और कहनी है। इस काल के कवियों के परिचयात्मक वृत्तों की छानबीन में मैं अधिक नहीं प्रवृत्ति हुआ हूँ, क्योंकि मेरा उद्देश्य अपने साहित्य के इतिहास का एक पक्का और व्यवस्थित ढांचा खड़ा करना था। मतलब शुक्ल जी कहते हैं इसके बारे रीतिकाल के संबंध में दो बातें कहनी है। शुक्ल जी का कथन है, इस काल के कवियों के परिचयात्मक वृत्तों की छानबीन में मैं अधिक प्रवृत्ति नहीं हुआ हूँ, क्योंकि मेरा उद्देश्य ये नहीं था कि हम रीतिकाल के बारे में पूरा परिचयात्मक छानबीन करें। मेरा उद्देश्य था इतिहास का एक पक्का ढांचा खड़ा करना था, न कि कवि कीर्तन करना। अतः कवियों के परिचयात्मक विवरण मैंने प्रायः मिश्र बंधु विनोद से ही लिए हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट, शुक्ल जी कहते हैं कि कवियों के परिचयात्मक विवरण हमने मिश्र बंधु विनोद से ही लिए हैं। कहीं कुछ कवियों के विवरणों में परिवर्तन और परिष्कार भी किया है, जैसे ठाकुर दीनदयाल गिरी, राम सहाय और रसिक गोविंद के विवरणों में। यदि कुछ कवियों के नाम छूट गए या किसी कवि की किसी मिली हुई पुस्तक का उल्लेख नहीं हुआ तो इससे मेरी कोई बड़ी उद्देश्य हानि नहीं हुई। इस काल के भीतर मैंने जितने कवि लिए हैं या जितने ग्रंथों के नाम दिए हैं उतने ही जरूरत से ज्यादा मालूम हो रहे हैं। रीतिकाल या किसी काल के कवियों की साहित्यिक विशेषताओं के संबंध में मैंने जो संक्षिप्त विचार प्रकट किए हैं वे दिग्दर्शन मात्र के लिए हैं। इतिहास की पुस्तक में किसी कवि की पूरी क्या अधूरी आलोचना भी नहीं आ सकती। किसी कवि की आलोचना लिखनी होगी तो स्वतंत्र प्रबंध या पुस्तक का उल्लेख के रूप में लिखूंगा। मतलब शुक्ल जी कहते हैं इसमें किसी भी व्यक्ति की पूरी आलोचना नहीं आ सकती। अगर पूरी आलोचना लिखना होगा तो मैं उसी पुस्तक का उल्लेख करूंगा। आगे देखते हैं। बहुत प्रसिद्ध कवियों के संबंध में थोड़ी विस्तार से लिखना पड़ा है। मतलब शुक्ल जी कहते हैं बहुत प्रसिद्ध कवियों के संबंध में थोड़ा विस्तार से लिखना पड़ा, पर वह भी विशेष प्रवृत्तियों का ही निर्धारण किया गया है। मतलब केवल उनके विशेष प्रवृत्ति का ही निर्धारण किया गया। यह अवश्य है कि उनमें से कुछ प्रवृत्तियों को मैंने रसोपयोगी और कुछ को बाधक कहा है। आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है। इम्पोर्टेंट लाइन, आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है, इसलिए उसके प्रसार का वर्णन विशेष विस्तार के साथ करना पड़ा है। मेरा विचार इस थोड़े से काल के बीच हमारे साहित्य के भीतर जितनी अनेक रूपता का विकास हुआ है उनको आरंभ तक लाकर उसमें आगे का प्रवृत्तियों का सामान्य और संक्षिप्त उल्लेख करके ही छोड़ देने का था, क्योंकि वर्तमान लेखकों और कवियों के संबंध में कुछ लिखना अपने सिर एक बड़ा मोल लेना ही जान पड़ता था। शुक्ल जी कहते हैं कि वर्तमान लेखकों और कवियों के संबंध में कुछ लिखना अपने सिर एक बड़ा मोल लेना ही जान पड़ता था, पर जीना माना सहयोगियों तक उनके अमूल्य कृतियों का उल्लेख भी थोड़े बहुत विवेचन के साथ डरते डरते किया गया।
वर्तमान के अनेक प्रतिभा संपन्न और प्रभावशाली लेखकों और कवियों के नाम जल्दी से या भूल से छूट गए होंगे। मतलब कि शुक्ल जी कहते हैं वर्तमान के अनेकों कवियों के नाम जो हैं वो गलती से छूट गए होंगे। इसके लिए तथा उससे भी अधिक कृतियों से विशेष रूप से परिचित महानुभवों से क्षमा की प्रार्थना है। जैसे पहले कहा जा चुका है, यह पुस्तक जल्दी में तैयार करनी पड़ी है, इससे इसका रूप जो मैं रखना चाहता था वह भी इसे पूरा नहीं प्राप्त हो सका है। कवियों और लेखकों के नामोल्लेख के संबंध में एक बात का निवेदन और है, इस पुस्तक का उद्देश्य संग्रह नहीं था। इससे आधुनिक काल के अंतर्गत सामान्य लक्षणों और प्रवृत्तियों के वर्णन की ओर से अधिक ध्यान दिया गया है। अगले संस्करण में इस काल का प्रसार कुछ और अधिक हो सकता है। कहने की आवश्यकता नहीं कि हिंदी साहित्य का यह इतिहास हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास के नाम से सन 1929 के जनवरी महीने में निकल चुका है। ये डेट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हिंदी साहित्य इतिहास का यह इतिहास हिंदी शब्द सागर की भूमिका में हिंदी साहित्य विकास के नाम से 1929 के जनवरी महीने में निकल चुका है। इस अलग पुस्तकाकार संस्करण में बहुत सी बातें बढ़ाई गई हैं, विशेषता आदि और अंत में। आदिकाल के भी अपभ्रंश की रचनाएं भी ले ली गई हैं, क्योंकि वे सदा से भाषा काव्य के अंतर्गत ही मानी जाती रही हैं। कवि परंपरा के बीच प्रचलित जनश्रुति ऐसे भाषा काव्यों के नाम गिनाती चली आई हैं जो अपभ्रंश में हैं, जैसे कुमारपाल चरित। अपभ्रंश की रचनाएं कौन सा है? कुमारपाल चरित और सारंगधर कृत। हमीर रासो का पता नहीं है, पर प्रकृत पिंगल सूत्र उलटते पलटते मुझे हमीर के युद्धों के वर्णन वाले कई बहुत ही ओजस्वी छंदों के उदाहरण में मिली है। मुझे पूर्ण निश्चय हो गया है कि ये पद सारंगधर के प्रसिद्ध हमीर रासों के ही हैं। आधुनिक काल के अंत में वर्तमान काल की कुछ विशेष प्रवृत्तियों के वर्णन को थोड़ा पर पल्लवित इसलिए करना पड़ा, जिसमें उन प्रवृत्तियों के मूल का ठीक ठाक पता केवल हिंदी पढ़ने वालों को भी हो जाए और वे धोखे में न रहकर स्वतंत्र विचार में समर्थ हों। मिश्र बंधुओं के प्रकांड कविवृत्त संग्रह मिश्र बंधु विनोद का उल्लेख हो चुका है। रीतिकाल के कवियों का परिचय मैं लिखने में मैंने प्रायः उक्त ग्रंथ से ही विवरण लिए हैं। अतः आधुनिक शिष्टता के अनुसार उसके उत्साही और परिश्रम संकलनकर्ताओं को धन्यवाद देना मैं बहुत जरूरी समझता हूँ। हिंदी पुस्तकों की खोज की रिपोर्ट भी मुझे समय समय पर विशेषता संदेह के स्थल आने पर उलटनी पड़ी है। राय साहब बाबू श्याम सुंदर दास बीए की हिंदी कोविद रत्नमाला किसकी रचना है? श्याम सुंदर दास। श्रीयुक्त पंडित राम नरेश त्रिपाठी की कविता कौमुदी। श्री राम नरेश त्रिपाठी की रचना क्या है? कविता कौमुदी। तथा श्री वियोगी हरि जी के ब्रजमाधुरी सार। वियोगी हरि क्या का रचना है? ब्रजमाधुरी सार से भी बहुत कुछ सामग्री मिली है। अतः उक्त तीनों महानुभवों के प्रति मैं अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। आधुनिक काल के प्रारंभिक प्रकरण लिखते समय जिस कठिनता का सामना करना पड़ा, उससे मेरे बड़े पुराने मित्र पंडित केदारनाथ पांडे ही काम आए। पर न आज तक मैंने उन्हें किसी बात के लिए धन्यवाद दिया है, न अब देने की हिम्मत कर सकता हूँ। धन्यवाद को आज तक वे एक बदमाशी समझते हैं। इनके मतलब ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसने मतलब वर्तमान में आधुनिक काल में इनके मित्र पुराने मित्र कौन से थे? केदारनाथ पाठक। इस कार्य में मुझसे जो भूल हुई है, उनके सुधार की जो त्रुटियां रह गई हैं उसकी पूर्ति की, और जो अपराध बन पड़े उनकी क्षमा की पूरी आशा करके ही मैं अपने श्रम से कुछ संतोष लाभ कर सकता हूँ। ये कब लिखा गया? रामचंद्र शुक्ल का प्रथम संस्करण का वक्तव्य समाप्त हो गया, काशी से प्रकाशित हुआ आषाढ़ शुक्ल 5 संवत 1986 में। संवत 1986 में प्रथम संस्करण का वक्तव्य
समाप्त हो गया। अब आप देखते हैं कि रामचंद्र शुक्ल का संशोधित और प्रवर्धित संस्करण के संबंध में दो बातें। संशोधित और प्रवर्धित संस्करण के संबंध में दो बातें। कई संस्करणों के उपरांत इस पुस्तक के परिमार्जन का पहला अवसर मिला। इसमें कुछ आवश्यक संशोधन के अतिरिक्त बहुत सी बातें बढ़ानी पड़ी। आदिकाल के भीतर वज्रयानी सिद्धों और नाथपंथी योगों की परंपराओं का कुछ विस्तार के साथ वर्णन यह दिखाने के लिए करना पड़ा कि कबीर द्वारा प्रवर्तित निर्गुण संत मत के प्रचार के लिए किस प्रकार उन्होंने पहले से रास्ता तैयार कर दिया था। दूसरा उद्देश्य यह स्पष्ट करने का भी था कि सिद्धों और योगियों की रचनाएं साहित्य कोट में नहीं आती और योग धारा नहीं मानी जा सकती। मतलब शुक्ल जी क्या कहते हैं, सिद्धों और मतलब संशोधित संस्करण में कहते हैं सिद्धों और योगियों की रचनाएं साहित्य कोटि में योग धारा नहीं मानी जा सकती। आगे देखते हैं, भक्ति काल के अंतर्गत स्वामी रामानंद और नामदेव पर विशेष रूप से विचार किया गया है। भक्ति काल के अंतर्गत शुक्ल जी किसके बारे में विचार किया है ज्यादा? रामानंद और नामदेव पर किया गया, क्योंकि उनके संबंध में अनेक प्रकार की बातें प्रचलित हैं। रीति काल के सामान्य परिचय में हिंदी के अलंकार ग्रंथों की परंपरा के उद्गम और विकास को कुछ अधिक विस्तार के साथ दिखाया गया है। घनानंद आदि कुछ मुख्य कवियों का आलोचनात्मक परिचय भी विशेष रूप से मिलेगा। आधुनिक काल के भीतर खड़ी बोली के गद्य का इतिहास इधर जो कुछ सामग्री मिली है उसकी दृष्टि से एक नए रूप में सामने लाया गया है। हिंदी के मार्ग में जो विलक्षण बाधाएं पड़ी हैं उनका भी सविस्तार उल्लेख है। पिछले संस्करणों में वर्तमान और अर्थात आजकल चलते हुए साहित्य की मुख्य प्रवृत्तियों का संकेत मात्र करके छोड़ दिया गया था। इस संस्करण में समसामयिक साहित्य का अब तक का आलोचनात्मक विवरण दे दिया गया है, जिससे आज तक के साहित्य की गतिविधि का पूरा परिचय प्राप्त होगा। आशा है कि संशोधित और प्रवर्धित रूप में यह इतिहास विशेष उपयोगी सिद्ध होगा। ये संस्करण कब का है? संवत 1997 अक्षय तृतीया के दिन रामचंद्र शुक्ल का प्रथम वक्तव्य है। आज हमारा रामचंद्र शुक्ल सीरीज का पहला भाग समाप्त हो गया। अब हम कल लेके आएंगे भाग 2। डेली एक क्लास होगा और जिसमें हम शुक्ल सीरीज की पूरी बुक को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, समझ के साथ, मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ, क्वेश्चन के साथ, एमसीक्यू के साथ, विथ नोट्स के साथ। प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। जो अगर इससे थोड़ा सा भी हेल्प मिले तो कमेंट कीजिए।